हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं एस इंस्टीट्यूट का यूट्यूब चैनल। और आज हमारे साथ हैं काम्या, जो कि काफ़ी एक्सपीरियंस और काफ़ी पुरानी टीचर है हमारी, जिन्होंने काफ़ी टाइम से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और इनका फीडबैक पेरेंट्स के साथ काफ़ी अच्छा रहा है। तो इनसे आज कुछ बातें करेंगे, बहुत सारी चीज़ें पूछने वाले हैं कि कैसे पढ़ाती हैं, मोटिवेट कैसे करती है अपने बच्चों को, और बहुत सारी जानने के लिए नॉलेज है आपके लिए। तो बहुत सारी डिटेल में नॉलेज होने वाली है। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप टीचिंग लाइन में कैसे आए, आप ये कैसे डिसीजन लिया आपने कि टीचिंग लाइन में आना? टीचिंग लाइन में स्टार्टिंग से तो ऐसा नहीं था कि डिसीज़न था मेरा कि जाना ही है, बट ऐसे ही मैंने स्टार्टिंग किया था कॉलेज में पढ़ाना। तो कॉलेज में पढ़ाना शुरू करा। कॉलेज से फिर मुझे लगा कि मैं अच्छा पढ़ा सकती हूँ। फिर धीरे धीरे मैंने होम ट्यूशन्स और इंस्टीट्यूट में पढ़ाना शुरू करा। स्टार्टिंग में मैं इंस्टीट्यूट में पढ़ाती थी। अच्छा, तो धीरे धीरे ऐसे ऐसे हाँ, लाइक प्रोसेस होता है कि हम कुछ और करना चाहते हैं पर कुछ और करते हैं। तो फिर मैंने वो सोचा था, मैंने काफ़ी कुछ किया, लाइक सीए में भी मैं गई हूँ, उसके बाद मैंने जॉब भी करी है। उसके बाद मैंने सोचा कि स्टडी लाइन ज़्यादा बेटर रहेगी मेरे लिए भी, और ओवरऑल मुझे पढ़ाने में इंटरेस्ट भी आ गया था। तो मैंने कॉलेज से शुरू करा। कॉलेज में मुझे काफ़ी इंटरेस्ट भी आया। फिर उसके बाद मैंने इंस्टीट्यूट में पढ़ाना शुरू करा। तो वहाँ पे मेरा काफ़ी अच्छा रहा कि बच्चे पसंद करने लगे थे, और बच्चों के साथ फिर वो कोऑर्डिनेशन, तो एक ऐसे करके प्रोसेस चलता रहा और मुझे मज़ा आने लगा। कितना टाइम से पढ़ा रहे हो आप? वैसे तो मुझे 7 इयर्स हो गए हैं, मतलब 2019 से मैंने शुरू किया था। तो बीच में थोड़ा गैप भी रहा था मेरा कि मैंने कभी ज़्यादा, मतलब कभी कुछ महीने करा लिया और फिर कुछ महीने के लिए मैंने ब्रेक लिया। तो वो गैप रहा, लेकिन अभी तो काफ़ी टाइम से रेगुलर है कि मैं होम ट्यूशन्स और इंस्टीट्यूट में पढ़ा ही रही हूँ। और इतने पीरियड ऑफ टाइम में आपने डिफरेंट स्टूडेंट्स को हैंडल किया होगा? हाँ, काफ़ी अच्छे, मतलब अच्छे तो क्या कहेंगे कि इंटेलिजेंट बच्चों को हमने किया है, जो गॉड गिफ्टेड होते हैं। और कुछ ऐसे भी हैं जिनको इंटेलिजेंट बनाया भी गया है। कुछ ऐसे भी हैं कि जो ठीक है अपनी प्रोग्रेस कर रहे हैं, इतनी जल्दी नहीं उनको सफलता हासिल हुई, लेकिन ठीक है धीरे धीरे अपनी मेहनत कर रहे हैं। एक टीचर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है स्टूडेंट्स की सक्सेस के लिए, क्योंकि जब स्टूडेंट कोई बड़ा होगा, धीरे वो अपने उसी टीचर को याद करता है जिसके साथ वो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने टीचर को आइडलाइज भी करते हैं कि हम उनके तरह बनना चाहते हैं, उनके तरह बनना चाहते हैं। तो वो एक टीचर का रोल एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि स्टूडेंट की लाइफ में वो एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट देके जाता है। तो मैं जितने भी मेरे टीचर्स हैं, वो सब मैं ये देखना चाहता हूँ कि जब भी आप एक स्टूडेंट्स को पढ़ाने जाते हो, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट के साथ जाओ, कि स्टूडेंट्स को एक इंस्पिरेशन की तरह लगो आप। बहुत सारे क्वेश्चन है जो आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप स्टूडेंट्स को, सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मोटिवेट कैसे करते हो आप? मोटिवेट करने के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। पहला तो सब लोग पहले जो स्टार्टिंग से चलता आ रहा है ट्रेडिशनल मेथड मोटिवेट करने का, वो तो पिटाई, आपको पता है, पिटाई डांट। आजकल ना पिटाई, लेकिन आजकल वो चीज़ें हम उसको थोड़ा सा नेग्लेक्ट करते हैं। वो तब ज़रूरत है जब बहुत ज़्यादा बच्चा नहीं कर रहा है, तब वो ज़रूरत है। और वो भी मारना पीटने से तो कुछ तभी भी नहीं होगा। वो एक टाइम के बाद आपको लगेगा कि वो ज़िद्दी हो चुका है, उसको प्रोसेस कर ही नहीं पा रहा जो हम कराना चाह रहे हैं, उसको पढ़ाना चाह रहे हैं। पर मोटिवेट करने का सिर्फ फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा यही रीज़न रहता है कि मैं उनको उन चीज़ों के अंदर, सब्जेक्ट के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें बताऊं जो इंटरेस्टिंग वो सुन ले। जैसे मेरे कुछ स्टूडेंट हैं जिनको हिस्ट्री नहीं पसंद, तो उनको कुछ ऐसा बता दिया कि अरे मैम ने क्या बता दिया ये, कि इसके बारे में तो जानना पड़ेगा कि इतना बड़ा बाथरूम था मोहनजोदाड़ो में, एक टॉपिक दे दिया उनको। अब वो सोच रहे हैं इतना बड़ा बाथरूम कैसे था, जरा मैं देखूं बाथटब कैसे होता था। मैं बोलती हूँ आप कभी गए हो बाथटब में? तो बोले हाँ गए हैं। कभी गए हो पूल में? हाँ गए हैं। तो तुमने पता है कि मोहनजोदाड़ो में कितना बड़ा पूल था, देखा है कभी तुमने? तो कह रहे नहीं। तो एक इंटरेस्ट आया कि उनके लाइफ एक्सपीरियंस से मैंने उनका कोई टॉपिक जोड़ा और वही मैंने कुछ समझा दिया, टॉपिक दे दिया। वही थोड़ा साइंस में होता है, साइंस में थोड़ा क्रिएटिविटी के साथ हमने थोड़ा सा उनमें इंटरेस्ट जगा दिया कि फॉर्मूलेज हैं, कैसे बने हैं, कैसे नहीं बने हैं। तो थोड़ा सा क्रिएटिविटी करते रहते हैं तो बच्चे मोटिवेट होते रहते हैं उस सब्जेक्ट के लिए। तो जितना रिलेटेबल आप कर दोगे ना स्टूडेंट्स के लिए, उतना ज़्यादा स्टूडेंट उस टॉपिक में इंटरेस्ट लेता है। जनरली होता क्या है ना, बहुत सारे टीचर बस किताब में जो लिखा है उतना ही पढ़ा के कर दिया कि सोच लेते हैं हो गया, समझ जाएगा बच्चा। बट हर बच्चे के लिए उतना इनफ नहीं होता है। हर बच्चे का इंटरेस्ट उतना नहीं होता है टॉपिक में। तो कुछ बच्चे शायद ध्यान दे देंगे क्योंकि उसमें उनका इंटरेस्ट है, बट बहुत सारे बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेते। तो उनके लिए थोड़ा सा आपको रिलेटेबल करना पड़ेगा, उनके माइंड में घुसना पड़ेगा आपको, तब जाके आप वो इंटरेस्ट लेंगे। एंड जैसे ही उनका अटेंशन आपको मिल जाता है ना स्टूडेंट का, देन फिर आप उनको पढ़ा सकते हो प्रॉपर। एग्जैक्ट। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्टूडेंट्स के बहुत सारे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स होते हैं, कुछ वीक सब्जेक्ट्स होते हैं। तो वीक सब्जेक्ट्स को बूस्ट करने, कॉन्फिडेंस कैसे बूस्ट करते हो उसका?
वीक सब्जेक्ट में तो मेरा यही फर्स्ट मेथड रहता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि उनकी लाइफ से उस चीज़ को जोड़ दिया जाए, स्टोरी टेलिंग की जाए। अगर मैं स्टोरी टेलिंग करती हूँ, मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स बताती हूँ जो मैंने आपको फर्स्टली बताया कि ऐसे जोड़ के कुछ यूनिक से कुछ चीज़ें बता दी और फिर उसको वो देखने लगते हैं। सेकेंडली मैं थोड़ा सा टेक्नोलॉजी के साथ चलने वाली लड़की हूँ, तो मैंने सोचा कि टीचर कोई ऐसा होना चाहिए तो टेक्नोलॉजी के साथ चले। अगर टीचर से वही किताब में ही लगा रहेगा तो आजकल का ज़माना वो नहीं है, क्योंकि हमें हमेशा ज़माने के साथ चेंज होना पड़ता है, आपको भी पता है। अब पहले के टाइम पे क्या था कि डंडी ली और बच्चों को पढ़ाना शुरू करा और रीड करते करते बच्चे पढ़ रहे हैं। लेकिन अब के टाइम पे क्या है, उनके हाथ में लैपटॉप है, फ़ोन है, ठीक है, आईपैड है, तो उसके ज़रिए आप कैसे पढ़ा सकते हैं। तो यूट्यूब वीडियो दे दी मैंने जिसमें वो कुछ देख कर, क्योंकि आज के टाइम पे क्या होता है कि सब ज़माना चेंज हो चुका है। स्टार्टिंग में ऐसा नहीं होता था, स्टार्टिंग में सिर्फ वो कॉपी या बुक से ही पढ़ रहे हैं, अपनी जो नॉर्मल बुक है एनसीईआरटी उससे ही पढ़ रहे हैं। लेकिन अभी क्या है, वो फ़ोन से भी पढ़ रहे हैं और आफ्टर कोविड तो काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं कि वो फ़ोन के ऊपर बिल्कुल रिलायबल हो गए हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली अगर मैं देखा जाऊँ तो मैं उनको यूट्यूब की वीडियोस देती हूँ जिससे कि वो वीडियो देख पाएँ, ठीक है। फिर उसके बाद पूछती हूँ कि अच्छा क्या देखा आपने, तो उसके बाद जैसे रशियन रेवोल्यूशन है तो उसके लिए मैंने अगर उनको टॉपिक दिया है कि आप पढ़ के रखो, तो पढ़ेगा तो नहीं बच्चा, आपको भी पता है कि पढ़ेगा नहीं, वो बोलेगा कि मैम ये तो बड़ा बोरिंग टास्क है और वैसे भी हिस्ट्री है। तो मैंने क्या कर दिया, उनको यूट्यूब की वीडियोस दे दी। या फिर अगर मैं साइंस में कुछ भी मैटर या नॉन मैटर पढ़ा रही हूँ तो मैंने उनको क्या दे दिया कि आप ढूंढो आपके सराउंडिंग में, टॉपिक समझाया और ढूंढो कि क्या है मैटर और क्या नॉन मैटर है। तो इससे क्या हो गया कि वो कुछ एक्टिविटी करके स्टोरी टेलिंग देख के या वीडियोस देख के यूट्यूब पे समझ जाएगा। और अब तो चैट जीपीटी इतना फेमस हो चुका है, तो मैं उनको बोलती हूँ कि ये सर्च करो आप खुद से, तो वो यूज़ करते हैं, तो वो नई टेक्नोलॉजी से भी मिलते हैं और अपने टॉपिक्स भी क्लियर कर लेते हैं। मैथ्स में कैसे इंटरेस्ट डेवलप करते हो? मैथ्स तो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है और सब्जेक्ट। छोटे बच्चे जो होते हैं ना, लाइक 5th तक के, उनके तो मैथ्स में काफ़ी डेवलपमेंट रहता है कि उनको लगता है कि हाँ ये इंटरेस्टिंग है, ये इंटरेस्टिंग है। उनमें भी थोड़ा जगाना पड़ता है कि बहुत बार मैंने स्टूडेंट्स देखे हैं जो कॉन्फिडेंस उनका बहुत ही वीक मैथ्स ही होता है जो, हाँ, तो उनको मुझे ना समझाना पड़ता है कि आपके जो नंबर्स है ना वो आपके आसपास है। अगर आप अपने नंबर्स को पढ़ रहे हो ना तो आप मैथ्स पढ़ रहे हो। अगर अपने पापा का फ़ोन नंबर याद रख रहे हो, अपने घर का एड्रेस याद रख रहे हो, ठीक है, कोई बस नंबर याद रख रहे हो या घड़ी में टाइम देख रहे हो, तो उस अकॉर्डिंगली आप उस चीज़ को ना कवर करते रहो। तो उसमें टॉपिक मैंने लाइक ये दे दिया कि कुछ क्वेश्चन समझाया, ठीक है, उसमें फिर मैंने उनको बताया कि ऐसे सब्ट्रैक्शन, ऐसे एडिशन। तो टॉपिक अगर मैं इंट्रोडक्शन दूंगी ना उस चैप्टर का, तो क्या पता वो आगे जाकर उसको समझने की कोशिश करे। एग्जैक्टली क्वेश्चन शुरू करूंगी, वहीं से शुरू कर दिया समझाना। ऐसे इंटीजर लिया मैंने 7th क्लास का और मैंने लेकर से समझाना शुरू कर दिया। तो उसमें क्या होगा कि बच्चा इंटरेस्ट नहीं देगा कि क्या क्वेश्चन मैम समझाई जा रही है, पर मैंने वहीं अगर उसको उसका इंट्रोडक्शन दिया चैप्टर का, उसको बताया कि क्या इंटीजर्स होते हैं, है ना, 1 2 3 0 माइनस में इंटीजर्स होते हैं पर ये इंटीजर्स नहीं होते हैं। फिर थोड़ा सा और टॉपिक बताया कि एडिशंस में क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, टॉपिक सब टॉपिक बताकर फिर मैंने क्वेश्चन शुरू कराया। तो क्या पता उसका इंटरेस्ट उसमें जगना शुरू हो जाए। वैसे तो देखो मेरी नॉलेज में बच्चे उसके बाद इंटरेस्ट लेना शुरू कर देते हैं अगर मैं इंट्रोडक्शन दूं तो। अगर मैं डायरेक्ट क्वेश्चन शुरू करती हूँ ना तो इंटरेस्ट नहीं लेते। उसके साथ साथ मैं एक और पॉइंट रखना चाहूँगा कि मैथ्स में जैसे जो भी रैशनल काफ़ी सब्जेक्ट्स है, मैथ्स, फिजिक्स, इन सब में मोमेंटम का बहुत बड़ा रोल होता है कि आप जितनी बार प्रैक्टिस करते हो आपको मोमेंटम क्रिएट होता है उससे। उसके बाद फिर आपको और क्वेश्चन करने का मन करता है, फिर और क्वेश्चन करने का मन हाँ, करता है। मैं इस पे एक चीज़ बोलना चाहूँगी, जैसे कि अगर आपने इंट्रोडक्शन दिया स्टार्टिंग में, ये टीचर्स के लिए भी है, अगर आपने प्रॉपर उस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया, उसके बाद इंट्रोडक्शन के आफ्टर जस्ट बाद आप एक क्वेश्चन दे रहे हो काफ़ी ईजी, मतलब बिल्कुल टफ नहीं, बहुत ईजी, और उसको फिर दूसरे क्वेश्चन को या तीसरे क्वेश्चन को या चौथे क्वेश्चन को होमवर्क में या खुद से करने के लिए दे रहे हो, तो बच्चे को लगता है काफ़ी इजी टॉपिक है। उसके बाद अब 3-4 क्वेश्चन उसको और होमवर्क में दो। मतलब मैथ्स में तो मैं ऐसे रखती हूँ कि रेगुलर उनको होमवर्क मिलना चाहिए कि प्रैक्टिस ज़्यादा हो। ज़्यादा ज़रूरी है, डेफिनेटली मोमेंटम बहुत चाहिए उसमें। उस वजह से प्रैक्टिस आपको ज़्यादा से ज़्यादा करना पड़ेगा, तभी आप डिफरेंट वैराइटीज़ ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करोगे। एंड एग्जाम में भी अलग अलग तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि बस रटिफिकेशन करते हैं, उनको थोड़ा समझना पसंद नहीं है, या उनको रटिफिकेशन थोड़ा सा इजी लगता है, और बचपन से भी उनको यही सिखाया जाता है कि यही क्वेश्चन आएंगे, यही पढ़ लो, यही एग्जाम में आएगा। तो आप ऐसे स्टूडेंट्स को कैसे कॉप करते हो, कैसे हैंडल करते हो ऐसे स्टूडेंट्स को? एक्चुअली रोड लर्निंग ना हमारा ट्रेडिशनल मेथड हो चुका है, आपको भी पता है। स्टार्टिंग से जब हम भी अपने मतलब गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ी हूँ, तो गवर्नमेंट स्कूल में मैंने आफ्टर 11th-12th में टीचर्स ऐसे देखे थे जो मुझे कंसेप्चुअल क्लियर कर रहे हैं कि कंसेप्ट क्या है इस चीज़ का, वो क्लियर कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले जब मैं मतलब अपने 6th 7th 8th में थी, तो मैंने देखा कि सिर्फ
रट्टे लग रहे हैं। बुक उठाई साइंस की, SST की, इंग्लिश की, चलो इंग्लिश तो खैर फिर भी हम पढ़ रहे थे, बाकी सबकी बुक उठाई और सिर्फ उसको पढ़ रहे हैं और कुछ नहीं चल रहा, किसी के दिमाग में कुछ नहीं, बातें कर रहे हैं इधर उधर। तो ये चीज़ की वजह से ना बच्चों को स्टार्टिंग से आदत पड़ जाती है रटने की, और बच्चे सिर्फ रटते हैं, डरते हैं कि कंसेप्ट क्लियर हो ही ना जाए उनका। और ये रीज़न होता है कि 9th में उनके बहुत नंबर कम आते हैं, ये सबसे बड़ा रीज़न है, क्योंकि 9th में ओवरऑल कम आते ही हैं नंबर, क्योंकि हम कुछ नया टॉपिक पढ़ रहे होते हैं और बच्चे उसको रट रहे होते हैं। और उसके बाद 10th में फिर ग्रेड्स कम हो जाते हैं। तो यही रीज़न है कि मैं 9th में कंसेप्ट क्लियर करती चलती हूँ कि अगर तुम्हारे कम नंबर भी आ रहे हैं तो ये फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन 10th में तुम अच्छे नंबरों से पास हो जाओ, बोर्ड इंपॉर्टेंट होते हैं। तो 9th में जैसे कि अगर मैं वैसे ओवरऑल क्लास की बात करूँ, पर मैं मोस्टली ध्यान देती हूँ कि मैं एक कंसेप्ट को प्रॉपर समझाऊँ और फिर उनसे पूछूँ कि क्या है, उसके बाद उनको क्वेश्चन लर्न करने के लिए दूँ। ऐसे स्टार्टिंग में मैंने चैप्टर बिना पढ़ाए क्वेश्चन लर्न करने के लिए मैं कभी नहीं देती, क्योंकि ये फिर आपका रटिफिकेशन ही है, उनको टॉपिक से कुछ लेना देना नहीं है, और वो रट रहे हैं। कॉन्सेप्ट भी थोड़ा बढ़ जाता है। हाँ, 9th में फिर 10th आपका थोड़ा सा सिमिलर होता है, तो 10th आप इजीली थोड़ा सा कर लेते हो ग्राफ, लेकिन 9th में आपको कुछ नए टॉपिक्स मिलते हैं, अचानक से आपके ऊपर बच्चों के पास बम फूट जाता है, तो वो उसको क्या करते हैं कि ना रटने की कोशिश करते हैं। तो उनको इंट्रोडक्शन दिया, समझाया, मैं पेरेंट्स को भी समझाती हूँ कि हो सकता है कि कम नंबर आए, क्योंकि अभी सिर्फ बेस क्लियर कर रही हूँ। तो वो बच्चे भी बेस क्लियर करते रहते हैं कि हाँ चलो ठीक है, मैम ने जो जो समझाया वो करो। और ये टीचर्स को भी ध्यान देना चाहिए कि वो सिर्फ बेस क्लियर करे बच्चों का, उसके बाद उनको क्वेश्चन आंसर्स या फिर कुछ टॉपिक दें या एक्टिविटी दें। और मैं एक और पॉइंट रखना चाहूँगा कि इट्स इम्पॉर्टेंट कि कॉन्सेप्चुअल तो है ही इम्पॉर्टेंट, रखना ध्यान देना चाहिए, बट आई आल्सो बिलीव कि कहीं पे रटिफिकेशन भी करना पड़ता है, कहीं पे थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल भी करना पड़ता है। आई थिंक दोनों का मिक्सचर होना बहुत ज़रूरी है। हाँ, जैसे कि मैंने बताया ना कि अगर मैं स्टार्टिंग में उनको इंट्रोडक्शन देकर उनको क्लियर कर दूँ टॉपिक्स के लिए, उसके बाद मैं बोलूँ कि आप इसको क्वेश्चन को लर्न करो, तो ये रटिफिकेशन नहीं है, ये है कि आपने टॉपिक समझा, अब आप उसको लर्न तो करोगे, लर्न के बजाय तो आपका कुछ काम होगा ही नहीं, है ना। आपको फॉर्मुलेज भी लर्न ही करने पड़ेंगे। हाँ, फॉर्मुलेज भी आपको लर्न। बात सिर्फ ये है कि आपने कोई टॉपिक क्लियर नहीं करा और आपने बोला ऐसे ही करना है, ऐसे ही करना है, ऐसे ही करना है। जैसे मैं इंग्लिश करा रही हूँ, मगर मैं इंग्लिश बच्चे को पढ़ा रही हूँ और उसकी प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दे रही हूँ, तो मुझे ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि उसका टॉपिक तो समझाऊँ, उसकी मातृभाषा या उसकी राज्य भाषा से उसको, उससे फिर उसको उसकी इंग्लिश पे लेके जाऊँ ना। जैसे अगर आपकी कोई भी लैंग्वेज है, चाहे वो हिंदी बोल रहा है, उर्दू बोल रहा है, गुजराती बोल रहा है, राजस्थानी बोल रहा है, उसके साथ चलकर, ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग में इंग्लिश बोलना शुरू कर दिया, आजकल हो रहा है, फर्स्ट सेकंड के बच्चों को बोलता है फाइन लग जाएगा इंग्लिश बोलो, पर वो कैसे बोलेंगे, उनके घर का माहौल तो वैसा है ही नहीं ना, उनकी मातृभाषा डिफरेंट है। तो आप क्या करोगे, रट्टे तो लगवा रहे हो कि मे आई गो टू वॉशरूम, ये बस रट्टा लगा लिया, पता नहीं कि कब क्या बोलना है ना। तो स्टार्टिंग में उनका एक मातृभाषा या राज्यभाषा को लिया गया और उनको समझाया गया कि अगर आपको बाथरूम जाना है तो आपको इसका अनुवाद, उच्चारण ये करना पड़ेगा। तो एक तरीके से समझाया गया, उसके बाद उनको लर्न तो करना ही पड़ेगा, बच्चों को लर्न नहीं करेंगे तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। इसके बाद मेरा एक क्वेश्चन है, वो स्टूडेंट्स के लिए, टीचर के लिए। जैसे आप इतने साल से पढ़ा रहे हो, आपको काफ़ी नॉलेज भी रहा है कि आपने बहुत इतने सालों में आपने बहुत सारे स्किल भी सीख लिए हैं। तो जो नए टीचर आते हैं, जो 18-19 ईयर्स के हैं, जो अभी जस्ट होम ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट करना चाह रहे हैं, कुछ टिप्स आप देना चाहोगे उनको जिससे वो इफेक्टिव हो सके स्टूडेंट्स के साथ? यस, कुछ होते हैं जो स्टूडेंट्स अभी कॉलेज करके या कॉलेज कर रहे होते हैं, उनको टीचिंग लाइन में नहीं जाना होता, जस्ट फॉर कि उनका थोड़ा खर्चा निकल जाए, मोस्टली यही, और वो अपना जो भी करना चाहते हैं साइड में वो करते रहें। तो उनके लिए भी यही टॉपिक है कि आप जितना हो सके अच्छे से अपने भी कंसेप्ट क्लियर करके चलें, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं जो बच्चे 10 तक या 11 तक या 12 तक पढ़ा रहे हो, कहीं ना कहीं काम आएगा ही आएगा। ठीक है, हमारी लाइफ में तो आना ही है, क्योंकि हम तो बीएड कर रहे हैं, फिर एमएड करेंगे, उसके बाद फिर गवर्नमेंट एग्जाम देंगे केवी के, तो वो तो हमारी लाइफ में तो मैटर करते हैं, क्योंकि हमें तो पढ़ाना ही वो है। उनके लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप बच्चे के टॉपिक तो समझो ही, आप पहले अपना घर बैठ के उस टॉपिक को पढ़ो। क्योंकि मैं भी ऐसी उठ के नहीं जाती पढ़ाने कि मैंने सोचा कि आज तो मैं कोई टॉपिक पढ़ाना और चले गए, नहीं, मैं पहले खुद से वो 10 बार क्वेश्चंस करती हूँ, टॉपिक समझती हूँ, नोट्स बनाती हूँ, और फिर बच्चे को जाके
उसका इंट्रोडक्शन और फिर उसके नोट्स देती हूँ। अगर मैं तो खुद इतनी मेहनत जरूरी है हर टीचर के लिए। अगर ये नहीं कि सीधा आप चले गए हो, नहीं आप सोच रहे हो कि आज मैं जाकर ये पढ़ाई दूंगी, तो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो तब जब आपको एक्सपीरियंस हुआ एटलीस्ट उसी सब क्लास का एटलीस्ट बहुत नहीं सालों ऐसा भी नहीं है। देखो आप बोलोगे एक्सपीरियंस की बात, लेकिन जितने भी मेरे गवर्नमेंट टीचर्स थे वो भी पहले अपना टॉपिक तो क्लियर करके आते ही थे ना। अच्छा। क्योंकि कुछ ना कुछ उनको तो नया ऐड, अब मुझे नहीं पता कि सारे गवर्नमेंट टीचर ऐसे होते हैं कि नहीं, पर मेरी जो इंग्लिश वाली मैम थी, आई डोंट नो हर नेम, बट वो अपने टॉपिक्स क्लियर कर आती थी, मतलब कुछ ना कुछ तो नया देती थी, तो कुछ तो सोचा होगा ना मैम ने, एकदम से तो नहीं, और एकदम से भी आ सकता है टीचर्स के माइंड में, नो डाउट, पर कुछ तो सोचकर आता होगा ना टीचर कि हाँ मुझे ये बताना है बच्चों को आज, तो वो घर से थोड़ी सी तो प्रैक्टिस आपको करके जानी पड़ेगी, आपको भी थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तभी बच्चा थोड़ी सी प्रिपरेशन घर से भी जरूरी है। उसके अलावा और क्या चीज़, अगर प्रिपरेशन कर लिया, ये प्रिपरेशन कर ली आपने, थोड़ा सा आप नॉलेज रखो आसपास क्या चल रहा है, जैसे कि अभी सिर्फ कंप्यूटर ही चलता था हमारे टाइम पे, आपने भी कंप्यूटर ही पढ़ा होगा, लेकिन अभी क्या आ गया, AI आ गया है ना, IT IP पता नहीं क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हो गई हैं, जो कि अभी के टीचर्स को नहीं पता है, क्योंकि हमने पढ़ा ही नहीं। अब जो हम पढ़ते हैं वो हम पढ़ा देते हैं इजीली, थोड़ा सा रिवीजन करके, लेकिन जो हमने पढ़ा ही नहीं तो उसके बारे में हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, डीप नॉलेज लेनी पड़ेगी। तो उसके लिए मैं बोलूँगी कि आप अवेयर रहो। मैं ChatGPT यूज़ करती हूँ कि भाई मुझे क्या क्या चीज़ें और जाननी पड़ेगी, क्या क्या कैसे समझाऊँ, कैसे पढ़ाऊँ। मैं यूट्यूब का यूज़ भी करती हूँ, गूगल का यूज़ भी करती हूँ। तो आप अपने आसपास की चीज़ से अवेयर रहो, AI के बारे में सीखो, थोड़ी नॉलेज, क्योंकि अभी मैंने AI पढ़ाई, मैं अगर नॉलेज नहीं लेके जाऊँगी और पढ़ाना शुरू कर दूँगी तो कैसे होगा। तो थोड़ा सा आप अवेयर रहो, बाकी तो आपको हेल्प मिल ही जाएगी, आप जितना पढ़ोगे आप उससे हेल्प मिल ही जाएगी, चाहे आप कहीं भी किसी भी फील्ड में जाओ। और कम्युनिकेशन स्किल्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऑब्वियसली अगर आप बच्चे से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, पेरेंट्स से नहीं कर पा रहे, तो वो सोचेंगे कि टीचर ही डर रहा है, तो टीचर क्या पढ़ाएगा। या तो आप बच्चों के साथ स्ट्रिक्ट नहीं हो, स्ट्रिक्ट होना भी बहुत ज़रूरी बात है, एक अलग चीज़ है कि आप कैसे स्ट्रिक्ट हो, है ना। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो तो ये नहीं चलेगा, आपको इतना स्ट्रिक्ट रहना चाहिए कि मैम आ रही है तो काम करके रखो, इतना स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो और बाकी अगर आप फंबल करोगे और बच्चों से ढंग से तरीके से बात नहीं कर पाओगे, उनको समझा नहीं पाओगे, तो ये तो नेगेटिव पॉइंट में आ जाएगा। और डेमो क्लास में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होना नहीं ठीक है। हाँ, डेमो में आप स्ट्रिक्ट नहीं रह सकते। पेरेंट्स बहुत बोलते हैं कि ना आप स्ट्रिक्ट रहना, पर मैं उनको समझाती हूँ स्टार्टिंग में यही कि मैम मैं स्ट्रिक्ट तब रहूँगी जब मुझे लगेगा, जब तक मेरे साथ बच्चे सही चल रहे तो मैं भी सही चलूँगी। तो उनको मैं भी समझा देती हूँ कि मुझे बाद में प्रेशर ना हो कि मैम स्ट्रिक्ट रहो, ये तो गुस्से से ही बढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। समटाइम्स हम जो सोचते हैं वो नेगेटिविटी भी बच्चों पे जाती है। तो ये मेरा सबसे बड़ा पॉइंट है आजकल की जनरेशन के लिए कि आप बच्चों को सोचोगे कि पिट के ही मानेगा, तो वो नेगेटिविटी आपने दी ना तो वो तो पिट के ही मानेगा पक्का। लेकिन आप पॉजिटिविटी दो कि नहीं ये सही है बच्चा, मैं जाऊंगी, सारा काम करके रखेगा और अच्छे से पढ़ लेगा, तो कहीं ना कहीं वो बच्चा ना मतलब आपसे डर के तो नहीं, लेकिन आपके लगाव में कि हाँ भाई टीचर है मेरी, आपसे प्यार से कर लेगा, मतलब आपके प्यार में भी कर सकता है कि नहीं मैम प्यार करती है और प्यार से समझाती है तो सारा काम कर लूँ मैं। तो ये भी एक पॉइंट है। ये माइंडसेट काफी इंपॉर्टेंट है, काफी सही पॉइंट उठाया आपने कि अगर इस माइंडसेट के साथ अगर कोई आप गुस्से से ही जाओगे कि पीटना ही है आज, तो फिर तो क्या ही हो सकता है। फिर वो पहले से ही वो बच्चे के माइंड में भी फिर नेगेटिविटी आ जाएगी, पॉजिटिविटी रहेगी ही नहीं। तो पॉजिटिव माइंडसेट अगर रहोगे तो फिर बच्चे में भी वो रिफ्लेक्ट होता है। हाँ, अब हमें सब पता है कि देखो स्टूडेंट्स का ग्रोथ जो है वो टीचर्स, स्टूडेंट का खुद का सेल्फ और पेरेंट्स तीनों के एफर्ट्स पे होता है। तो टीम एफर्ट्स का आपके हिसाब से कितना इंपॉर्टेंट रोल है स्टूडेंट्स के ग्रोथ के लिए? जैसे रोटी कपड़ा मकान की जरूरत होती है हमें, 3 पिलर्स होते हैं, बेसिक नीड क्या होती है हमारी, रोटी कपड़ा मकान। तो हम उस चीज़ से क्या करते हैं कि हमारी बेसिक नीड्स पूरी हो जाती है, हमें किसी के ऊपर बर्डन बन के नहीं रहना पड़ता। वैसे ही एक टीचर, पेरेंट्स और स्टूडेंट का रोल होता है कि वो 3 पिलर्स होते हैं, एक दूसरे के ऊपर स्टैंड होते हैं, एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप एक पिलर को तो इतना ऊपर कर दो और एक पिलर को इतना नीचे कर दो, ऐसा नहीं हो पाएगा। क्योंकि मैंने कहीं मेरे पास एक्सपीरियंस रहे कि टीचर्स के साथ ऐसी मतलब सोच लेते हैं पेरेंट्स की मेरे बच्चों को तो एक महीने पढ़ाकर पूरा मतलब फर्स्ट सेकंड ही ले आएंगे, पर ऐसा नहीं है। सब बच्चे का अपना दिमाग है और पेरेंट्स को रिस्पेक्ट करनी चाहिए इस चीज़ की कि बच्चे का अपना दिमाग है, वो बच्चा है, ठीक है, वो सीख लेगा, बड़े होते होते वो अच्छे काम करना शुरू कर देगा, पढ़ाई करना शुरू कर देगा। लेकिन मैंने कुछ पेरेंट्स ऐसे देखे हैं कि सारी गलती घूम फिर कर सिर्फ टीचर की हो जाती है कि आपने नहीं पढ़ाया। मुझे तो काफ़ी लोगों ने बोल भी दिया, क्योंकि टीचर क्या करता है 1 आवर की क्लास लेता है या 1.5 घंटे की क्लास लेता है या ज़्यादा से 2 घंटे की क्लास ले लेगा, लेकिन उससे ज़्यादा पूरे दिन तो टीचर नहीं रहता आपके साथ, बच्चे के साथ मतलब।
तो इससे क्या होगा कि आप सोचते हो कि बच्चा सिर्फ 1.5 घंटे में सब कुछ कर ले, आप स्कूल भी तो भेजते हो, 8 से बच्चा 2 बजे तक स्कूल में रहता है, 3 बजे तक रहता है, लेकिन कुछ हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। वहाँ पे ना वो कुछ सीख पा रहा है, ना कुछ कर पा रहा है। चलो मान लो अगर वो सीख भी रहा है कुछ, तो उसके बाद भी तो उसकी होम ट्यूशन्स के लिए टीचर आती हैं, उनको सिखा रही हैं उस चीज़ को अच्छे से, उनको कंसेप्चुअल नॉलेज दे रही है। लेकिन पेरेंट्स को ये चीज़ बहुत अच्छे समझनी चाहिए कि आप टीचर के ऊपर बिल्कुल रिलायबल नहीं रह सकते कि टीचर ही करेगा जो करेगा और आप ध्यान नहीं दे रहे। कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि मैंने अगर होमवर्क दिया है तो उसके ऊपर फोकस नहीं है कि टीचर ने होमवर्क दिया तो फोकसली उसको पढ़ाया जाए, हाँ बच्चा कर लेगा। ये चीज़ सबसे बड़ी मुझे लगती है नेगेटिव पॉइंट है पेरेंट्स के अंदर। पेरेंट्स को ऐसे चलना चाहिए कि अगर उनको लगे कि हाँ उनका बच्चा गलत कर रहा है तो फिर पेरेंट्स से, टीचर से बात करें। इनफैक्ट मैं तो रोज कर सकती हूँ पीटीएम, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मुझे रोज की अपडेट देना बहुत पसंद है, किसने आज होमवर्क किया नहीं किया। लेकिन कुछ पेरेंट्स क्या हो जाते हैं, एकदम से वो हो जाते हैं कि मैम पता नहीं है, तो करता ही नहीं, मेरी बात ही नहीं मानता। आपकी बात नहीं मानेगा तो वो टीचर की बात मानेगा? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है उसके लिए? किससे डर सकता है बच्चा? अपने पापा मम्मी से डर सकता है, भाई बहन से डर सकता है। लेकिन जब उनसे ही नहीं डरेगा तो वो टीचर से कैसे डरेगा? तो वो डर या प्यार, जो भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि डर ही यूज़ करें हम, डर या प्यार से आप जो भी पढ़ा रहे हो आपको देखना पड़ेगा। पेरेंट्स को भी बहुत ज़रूरी है देखना। अगर सिर्फ टीचर के ऊपर आप सोचो कि सब कुछ टीचर करेगा तो सब बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो 50% टीचर करते हैं, बाकी 50% रोल बच्चों का और पेरेंट्स का होता है। मतलब टीचर का रोल 50% है स्टिल? हाँ स्टिल, क्योंकि मैं पढ़ा रही हूँ, टीचर्स पढ़ा रहे हैं, उनको कंसेप्ट नॉलेज दे रहे हैं, टॉपिक को समझा रहे हैं, क्वेश्चंस दे रहे हैं, PYQ दे रहे हैं, है ना, भर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दे रहे हैं, और भी प्रैक्टिकल नॉलेज दे रहे हैं। तो ये सब सारे काम टीचर्स के हैं, ये मैं मानती हूँ। 50% मैं पूरा अपने ऊपर जिम्मेदारी लेती हूँ, पर मैं 50% फिर पेरेंट्स और चिल्ड्रन पे भी जिम्मेदारी दूंगी, क्योंकि उनको भी लेनी पड़ेगी ना ऑब्वियसली। अगर वो घर में नहीं होमवर्क करेंगे, पढ़ेंगे नहीं, क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, मैं 10-10, 20-20 क्वेश्चन दे के जाऊँ और वो सॉल्व ही नहीं है, सिर्फ 2-3 क्वेश्चन सॉल्व है, तो कैसे बच्चे में डेवलपमेंट आएगी? बिल्कुल डेवलपमेंट नहीं आएगी। और पेरेंट्स हैबिट बिल्ड करने में भी काफ़ी ध्यान दे सकते हैं बच्चों के, क्योंकि टीचर तो हर टाइम अवेलेबल नहीं रहेगा, लेकिन पेरेंट्स रहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि पेरेंट्स हमेशा रहते हैं साथ में, तो वो उनका होमवर्क कंप्लीट करवाने में, यही हैबिट बिल्ड करने में हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे तो करना नहीं चाहेगा, जो बच्चा इंटरेस्टेड नहीं है वो नहीं पढ़ना चाहता। हाँ ऑब्वियसली, बच्चा कौन पढ़ना चाहता है? कोई बच्चा नहीं पढ़ना चाहता। बच्चों को तो पढ़ाना पड़ता है, क्योंकि उनके फ्यूचर की बात है, उनको तो नहीं पता ना कि क्या सही गलत है। वो तो अभी बच्चे हैं, वो तो सही गलत कौन जानते हैं? या तो टीचर जानता है या तो पेरेंट्स जानते हैं। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आजकल ना फ़ोन सबके सारे बच्चों के पास है, क्योंकि कुछ टाइम पहले ऑनलाइन क्लासेस चालू हो गए थे, तो सब बच्चों के पास फ़ोन है। और फ़ोन होने की वजह से बहुत सारे बच्चे डिस्ट्रैक्टेड हैं, फ़ोन में ही घुसे रहते हैं। उनका स्क्रीन टाइम इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि उनको और चीज़ों के लिए टाइम ही नहीं है। उसके लिए आप कैसे हैंडल करते हो ऐसे बच्चों को? स्क्रीन टाइम के लिए देखो, जब तक हमारे पास बच्चा है तो मैं तो यही चाहूँगी कि वो सिर्फ मुझसे ही पढ़े। और लेकिन मैं घर में एक टास्क देके जाती हूँ कि घर में उनका स्क्रीन टाइम ना वेस्ट ना हो, क्योंकि ये कर रहे हैं हम टाइम वेस्ट तो स्क्रीन टाइम पे हो रहा है कि यूट्यूब की वीडियो देख रही है, स्क्रॉल कर लिया, है ना, ये बच्चे कर रहे हैं, गेम्स खेल लिया, फ्री फायर, पबजी, बहुत सारी गेम्स चल रही है आजकल के टाइम पे। तो उनको मैं टास्क दे देती हूँ कि लाइक ये टॉपिक है, ये टॉपिक आप देखो और पढ़ो। और तो ये क्या होगा कि ना वो टॉपिक ढूंढने लगेंगे, तो क्या पता चलो इतना नहीं लेकिन थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन रहेगा कि थोड़ा पढ़ लेंगे फ़ोन से। तो वो चीज़ ना पेरेंट्स को भी देखनी पड़ेगी कि जो अगर मैं उनको दे के जा भी रही हूँ टॉपिक लैपटॉप, फ़ोन या आईपैड पे, तो वो टॉपिक को ज़रा थोड़ा सा क्लियर करवा दे कि हाँ ये मैम ने दिया था ना, तो इसकी बजाय ये करो। और ये पेरेंट्स के लिए ज़्यादा रहेगा, क्योंकि मैम तो क्या कर सकती है, दे सकती है काम, ओवरऑल इंटेंशन तो पेरेंट्स को देनी पड़ेगी। तो स्क्रीन टाइम ऐसे कम कर सकते हैं कि बच्चों पे पूरा फोकस रहे। ये पेरेंट्स के लिए भी और टीचर के लिए भी, अगर वो मतलब समझ पाएंगे तो बच्चों पे पूरा फोकस रहे। कुछ ऐसा काम दे तो फ़ोन और लैपटॉप से अगर वो करते भी हैं, गेम वेम खेलते हैं, तो कुछ अपना अच्छा काम कर ले, पढ़ाई की तरफ काम कर ले। और पेरेंट्स के साथ ये रहेगा मेरा कि पेरेंट्स का रोल ज़्यादा है स्क्रीन टाइम रोकने के लिए, हाँ ऑब्वियसली, लेकिन जैसे टीचर इसमें क्या हेल्प कर सकता है कि उनको काम दे सकता है कि आप फ़ोन से ये काम कर लो, फ़ोन से ये ढूंढ लो, यूट्यूब वीडियो देख लो। तो उससे क्या होगा कि अगर स्क्रीन टाइम है भी तो वेस्ट नहीं जाएगा। हमें तो मेन यही फोकस करना है ना कि टाइम वेस्ट ना हो, बच्चे का कुछ पढ़ ले, कुछ इनोवेटिव कर ले। और पेरेंट्स को ये ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि बच्चा सिर्फ गेम ही ना खेलता रहे या टीवी ना देखता रहे, कार्टून ये वो, कुछ अच्छी वीडियोस भी देख ले आप। या तो अगर बच्चा देख भी रहा है, पहली बात तो टीवी होना ही नहीं चाहिए घर में।
मेरे काफ़ी पेरेंट्स हैं जिन्होंने टीवी हटा रखा, बंद करके बेड में रख दिया है। सीरियसली में काफ़ी पेरेंट्स हैं। लेकिन जैसे अगर वो फ़ोन भी नहीं देते हैं, लेकिन अगर मैं उनको बोलती भी हूँ ना कि आप उनको थोड़ा सा ऐसी पोम वगैरह के लिए लर्न करने के लिए दे दो फ़ोन, तो मैम कहते हैं आपने बोला है मैम? मैंने कहा हाँ मैंने बोला है, आप दे दो प्लीज़। तो हाफ एन आवर के लिए एक टाइम के साथ देते हैं। तो ये पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है कि आप अपने बच्चों को कैसे स्क्रीन टाइम कम करा सकते हो। और अगर आप खुद ही टीवी देखने में व्यस्त हो, काफ़ी सही पेरेंट्स हैं, मतलब ऐसे अगर चलते हैं तो काफ़ी हाँ बहुत अच्छे पेरेंट्स हैं वो। और अगर आप खुद ही टीवी में व्यस्त हो, खुद ही फ़ोन में व्यस्त हो, तो बच्चे ही है ना, फिर सारे बात घूम फिर के फिर बच्चों पे नहीं आ सकती। आपको ध्यान देना पड़ता। आप होम ट्यूशन पढ़ाने जाते होगे, होम ट्यूशन में बहुत बड़ा ऐसा होता होगा कि पेरेंट्स ना क्लास के बीच में इंटरवीन करते रहते हैं कि ये आप ये टॉपिक पढ़ाओ, आप ये सब्जेक्ट पढ़ाओ, आप ये वाला क्वेश्चन करा दो। तो टीचर ना थोड़ा खुल के पढ़ा नहीं पाता, बहुत बार ऐसा होता है। और बहुत बार टीचरों के हमें कॉल आते हैं कि हम सर थोड़ा कंफर्टेबली पढ़ा नहीं पा रहे हैं क्योंकि पेरेंट्स वहीं बैठे हुए हैं और वो हर टॉपिक पे हमें इंटरवीन कर रहे हैं। तो ऐसे इन पेरेंट्स को कैसे हैंडल करते हो आप? ऐसे काफ़ी पेरेंट्स हैं जो अगर मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ तो वो आके बोलेंगे कि बेटा बताओ क्या पढ़ा था मैम के साथ, बेटा बताओ। उससे क्या होता है ना कि बच्चों को ना वो ट्यूशन वाला एनवायरनमेंट नहीं रह पाता। अगर आप ट्यूशन में नहीं भेज पा रहे हैं, तो कोई भी XYZ रीज़न है, आपको पर्सनल टेंशन चाहिए बच्चे के लिए, तो आप उसका एनवायरनमेंट ट्यूशन वाला क्रिएट करिए कि उसको लगे कि वो ट्यूशन में है, उसको ये ना लगे कि वो घर में है, जब मर्जी चाहे कुछ खा ले, जब मर्जी चाहे कुछ बात हो जाए। ये चीज़ क्या होती है ना, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती है टीचर को, कि टीचर का इन्वायरमेंट एकदम से स्विच हो जाता है। अच्छा घर में ही तो है, ये जा रहा है, इधर जा रहा है, उधर जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। पेरेंट्स को ध्यान देना चाहिए कि वो टॉपिक्स में कम इन्वॉल्व हो। अगर उनको लगता है कि कुछ है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, तो वो थोड़ा टाइम वेट करें कि जब ट्यूशन खत्म होने वाली तब मुझसे बात कर लें। कोई प्रॉब्लम नहीं है, 5-10 मिनट्स उनके लिए देना मुश्किल नहीं है, क्योंकि मैं PTM रखती हूँ। मैं हर टाइम मैंने एक्चुअली ग्रुप्स बना रखे हैं पेरेंट्स के साथ, उसमें उनके पापा मम्मी और अगर बच्चे बड़े हैं फ़ोन यूज़ करते हैं तो बच्चे भी हैं। उस ग्रुप में मैं क्या करती हूँ कि बच्चों को टास्क भी देती हूँ और पेरेंट्स को भी उसके बारे में बताती हूँ कि टास्क दिया है तो आप ध्यान दीजिए, या फिर ये काम नहीं किया है तो आप ध्यान दीजिए। तो जब मेरी वहाँ पे भी बात हो जाती है और अगर आपको घर पे बात करनी है तो घर पे भी बात हो जाती है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप साइड में बैठ के पूरा ध्यान देंगे कि ऐसे बोलो, ऐसे करो, वैसे करो, तो वो सब चीज़ें सही नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आप जैसे फर्स्ट डे डेमो के लिए जा रहे हैं या सेकेंड डे डेमो के लिए जा रहे हैं, तो पेरेंट्स बैठ के देख सकते हैं कि बच्चे को, क्योंकि बच्चा नहीं बता पाता कि कैसा पढ़ाया मैम ने, उसको तो सब टीचर अच्छी लगती है अगर प्यार से पढ़ा दिया तो वो पेरेंट्स देख पाते हैं कि हाँ टॉपिक समझ पा रहा है या टॉपिक समझाया मैम ने, तो वो 1-2 दिन के लिए सही है। पर अगर आप सोच रहे हो कि पूरा महीना मुझे बैठकर ध्यान देना है, तो आप फिर ध्यान दीजिए घर पर, है ना। तो अगर या तो ध्यान दीजिए, हाँ घर पे भी ध्यान दीजिए ऑब्वियसली, लेकिन घर पर ध्यान होता नहीं, होमवर्क कंप्लीट नहीं और मेरी क्लास में इंटरप्शन। तो वो चीज़ मैं चाहती हूँ कि अगर आप इतना ध्यान सिर्फ टीचर के साथ दे पा रहे हैं, अगर आप उसका 50% भी घर पे दे लेंगे तो बच्चा अच्छे से पढ़ लेगा, क्योंकि टीचर भी तो ध्यान दे रही है ना। आपने टीचर को हायर ही इसलिए करा है, आपने तो पढ़ाने के लिए हायर नहीं करा ना टीचर को। टीचर पढ़ा रहा है तो आप उसके बीच में प्लीज़ इंटरप्ट मत करिए। बहुत ज़्यादा मतलब मेरी रिक्वेस्ट है पेरेंट्स से, टीचर को अपने अकॉर्डिंग पढ़ाने दीजिए। शर्त है कि अगर 1-2 दिन है पहले स्टार्टिंग के तो आप ध्यान दीजिए। आपको सही लगता है टीचर का पढ़ाने तरीका, आप चेंज कर लो। हाँ, अगर आपको लगता है कि टीचर ने ऐसा कुछ करा है या कुछ तरीके सही नहीं है, क्योंकि 2-3 महीने बाद अगर बच्चों को पीट दिया या फिर कोई टॉपिक समझा ही नहीं रहे, तो उसके बाद अलग बात है। बीच में कभी कभार आप देख सकते हैं, लेकिन अगर आप इंटरप्ट कर रहे हैं कि ऐसे पढ़ाओ नहीं ऐसे पढ़ाओ, तो वो टीचर को पता है कि कैसे पढ़ाना है, उसको एक्सपीरियंस है। आपको पता है ये 10-10 साल से पढ़ा रहे हैं टीचर्स, तो वो एक्सपीरियंस वाले हैं टीचर। अगर आपको फिर भी लगता है कि कुछ गलत है तो आप पर्सनली बात कीजिए टीचर से। और यंग टीचर तो फिर भी टॉलरेट कर लेते हैं, लेकिन जो काफ़ी एक्सपीरियंस टीचर है ना, वो थोड़े से, मैं मानता हूँ, थोड़ा सा ईगोइस्टिक भी होते हैं। तो उनको अगर समझा दोगे ना आप कि ऐसे करना है, ऐसे कराओ, तो वो बहुत ही नहीं, ईगो वाले नहीं होते। आप ईगो में और एक सेल्फ कॉन्फिडेंस में बहुत डिफरेंट होता है। ईगो क्या होता है कि मैं ही हूँ जो हूँ, मैं ही करा सकती हूँ, पेरेंट्स को तो कुछ पता ही नहीं है, ये वाला ईगो है। पर सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या होता है कि उसने पढ़ाया हुआ है, उसे पता है कि हाउ टू टैकल द चाइल्ड, उसको पता है कि ऐसे कराना है, ऐसे कराना है। अब आप बीच में आके बोल रहे हो नहीं मैम ऐसे कराना है, तो फिर वो आप अपने घर पे तरीका अपनाइए, ठीक है। लेकिन अगर जब तक टीचर है, या तो आप उसको पर्सनली बता दीजिए। पर अगर आप पूरी क्लास में 1 घंटे की क्लास में अगर आप बोलते रहेंगे, तो फिर तो वो मैटर ही नहीं करता ना कि टीचर ने क्या पढ़ाया, फिर तो वो आपने ही पढ़ाया। तो ये चीज़ ध्यान देनी है। एकदम से क्वेश्चन आया मेरे दिमाग में कि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, और मैं ये जानना चाहूँगा कि स्टूडेंट्स के नज़र में रिस्पेक्ट कैसे जनरेट करे एज ए टीचर कोई, कि स्टूडेंट्स उसकी रिस्पेक्ट करे उस टीचर की, क्योंकि आजकल ना टीचर्स की रिस्पेक्ट ही नहीं करते हैं स्टूडेंट्स।
हाँ ये तो है। वो बिल्कुल ही मतलब रिस्पेक्ट ही बिल्कुल नहीं करते। देखो तो हाँ। कोई ऐसा तो तरीका होगा जिससे वो टीचर अपनी रिस्पेक्ट जनरेट कर सके बच्चों के। अच्छा, आपने कभी नोटिस किया होगा कि पहले के टाइम पे टीचर्स की बहुत रिस्पेक्ट होती थी, चाहे वो उनको कितना मर्जी पीटे, अच्छे से धो दे। ये क्यों होता था? क्योंकि ये जो, अब फिर से ये टॉपिक पेरेंट्स पे जाने वाला है, क्योंकि पेरेंट्स ने वो जो रिस्पेक्ट या डर मत बोलो, वो पेरेंट्स ने बिठाया था कि आपके गुरु हैं। हाँ, ये आपके गुरु हैं, ये मैं आपके लिए ले आई हूँ। इनफैक्ट मेरी मम्मी भी, हम भी बचपन में नहीं थे जैसे अभी आपको दिख रहे हैं कि बिल्कुल पढ़ते ही थे, पीटे हैं हम भी घर पे कि हाँ भाई पढ़ते नहीं हो। मेरी एक मैम थी, मतलब मैं तारीफ करना चाहूँगी, ट्यूशन पढ़ाती थी मुझे, ज़बरदस्ती घर से लेके जाती थी और मेरी मम्मी बोलती थी कि ले जाओ इसे पढ़ाओ, और उनकी वजह से मैं काफ़ी अच्छा, मतलब मेरा मैथ्स जो बेस रहा है काफ़ी अच्छा रहा है, उनकी वजह से रहा है। तो मैं क्यों नहीं उनकी तारीफ करूँगी? उस टाइम पे मुझे बुरी लगती थी, लेकिन जब मैंने आगे पढ़ा और देखा कि हाँ ऐसी ज़िंदगी है और ज़िंदगी में लड़ना है ऐसे, तो उनकी मैं तारीफ़ करना चाहूँगी कि सही है, आपने मुझे ऐसे पढ़ाया, पकड़ के पढ़ाया, पीट के पढ़ाया, सही पढ़ाया। तो वो चीज़ ना पेरेंट्स को डेवलप करनी पड़ेगी। आजकल के पेरेंट्स क्या है ना कि मेरे बच्चों को डांटो मत, मेरे बच्चों को मारो मत, मेरे बच्चों को छुओ मत। पेरेंट्स भी बहुत बार टीचर की रिस्पेक्ट नहीं करते। टीचर कैसे, हाँ, स्टूडेंट अगर कैसे आप करेगा? हाँ कि अब पीछे से बोल रहे हो आप पेरेंट टीचर के बारे में कि तो ऐसे ही है, ऐसे ही बोलती है ये, तो तू डर मत, मैं हूँ, मैं संभाल लूंगी। उसको लगेगा कि ठीक है मैम तो ऐਵੇਂ ही आ रही हैं। तो वो चीज़ ना थोड़ा बच्चों में, बच्चे करने लग जाएंगे। एक तो टीचर का भी एक रोल है कि आप बच्चों को जितना हो सके टैकल करें प्यार से। अगर आप ज़्यादा मारेंगे पीटेंगे या फिर रोज भी मारेंगे पीटेंगे तब भी नहीं हो पाएंगे। तो जैसे एक दिन अगर वो नहीं काम कर रहा तो उस दिन उसको माफ़ कर दिया जाए, और दूसरे दिन नहीं कर रहा तो उसको पनिशमेंट दे दी जाए, वो बात अलग है। लेकिन थोड़ा सा टैकल प्यार से करें कि बच्चे समझें कि नहीं ये टीचर मुझे प्यार भी करती है। जितना आप प्यार करेंगे, पॉजिटिविटी रखेंगे, बच्चा आपके सच में आपसे प्यार करेगा और आपकी रिस्पेक्ट भी करेगा। और वही टीचर के साथ पेरेंट्स का भी रोल है कि आप पेरेंट्स अपने बच्चों के दिल में जगाएं कि हाँ ये गुरु है और आप शिष्य हो, तो गुरु की तरह बिहेव करिए। तो पहले तो पेरेंट्स को बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि पेरेंट्स थोड़ा सा सही नॉलेज दे अपने बच्चों को और थोड़ा सा अच्छे से रहे। दूसरा, टीचर थोड़ा प्यार से पढ़ाए। टीचर बहुत प्यार से पढ़ाए, मतलब ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल ही हर दिन प्यार से पढ़ाना है, लेकिन आप जितना हो सके उनको ऐसे पॉजिटिवली टैकल करें। और मुझे एक और पॉइंट लगता है कि आप मोटिवेट भी करो स्टूडेंट्स को। जितना मोटिवेट करोगे, उनको लाइफ की रियल नॉलेज दोगे, है ना, तो उतना ज़्यादा वो आपसे कनेक्ट करेगा। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट्स का मोटिवेशन भी, पॉजिटिविटी। और मतलब एक लव के साथ कि हाँ आपका ये बच्चा ऐसे पढ़ाया जाए तो बच्चा पढ़ सकता है। जनरली जब स्टूडेंट्स आइडलाइज करने लगता है ना कि हाँ ये टीचर बहुत अच्छा है, तो वो एक्चुअली मन में रिस्पेक्ट बना चुका होता है उस टीचर के लिए। और ये थोड़ा सा ना एक्सपीरियंस टीचर में आ जाता है कि धीरे धीरे उनको लगता है कि यार मेरा ही बच्चा है और मैं अपने बच्चों को पढ़ा रही हूँ। अभी जो न्यू कमर्स आएंगे उनको लगता है कि ये तो किसी और का बच्चा है, ऐसे पढ़ाते हैं। लेकिन आप धीरे धीरे डेवलप करो वो लव कि आपका बच्चा, आपको कैसे पढ़ाना है। आप बिल्कुल तो मार मार के नहीं पढ़ा सकते, ये डांट डांट के। तो उस तरीके से आप पढ़ाना शुरू करो तो बच्चा आपसे ऑटोमेटिकली प्यार करने लगेगा और आपकी रिस्पेक्ट करने लगेगा। तो ये सारा था, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे इनसे, बहुत सारा कुछ जानने को मिला होगा बहुत सारे टीचर को। तो आई होप ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी आप सब टीचर्स के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर कमिंग हियर। थैंक यू।